नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने आप लोगों के कहने के मुताबिक सीडीपी के 60 प्रश्नों को शामिल किया है और ये सभी प्रश्न 5 व 6 जनवरी 2022 से टेट में पूछे गए प्रश्न पत्र के प्रश्न हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 जनवरी 2022 के 30 प्रश्नों को देखते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कथन ए दिया गया है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित है। तर्क आर दिया गया है, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यदि बच्चे कुपोषित, अस्वस्थ या अल्प पोषित होते हैं तो बच्चे सही प्रकार से सीखने में अक्षम रहते हैं। विकास के सभी आयाम आपस में परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को अत्यधिक रूप से प्रभावित करता है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, विकास क्रमबद्ध होता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। यह उदाहरण दर्शाता है कि विकास क्रमबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कथन ए दिया गया है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। तर्क आर है, सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाजों आदि को औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के कारकों द्वारा सीखते हैं। सामाजिकरण एक जटिल व चक्रीय प्रक्रिया है जो सुनियोजित तरीके से नहीं होती। कथन ए और कारण आर दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, वातावरण में अंतःक्रिया करके। यहां पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं व परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 यहां पे सही जवाब हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक। यहां पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सांस्कृतिक उपकरण। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक भाषा आदि को सांस्कृतिक उपकरणों की श्रेणी में रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। तो राइट आंसर थर्ड यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार आपको फिल करना है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, न्याय और देखभाल। कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है, और कोहलबर्ग द्वारा स्त्रियों की नैतिकता के आधार पर अर्थात देखभाल की अनदेखी की गई है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि
का प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतः स्थिति, अनुपालन संभावना, वास्तुकार। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में तथा बाद की शिक्षा में उन्हें बहुभाषाएं सीखने व चयन करने का अवसर दिए जाएं, ताकि वह भारतीय व विदेशी भाषाओं से अवगत हो सकें, विभिन्न संस्कृतियों के जानकार, उनका सम्मान करें व उनके प्रति संवेदनशील बन सकें। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। इसके अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा बच्चों को विविध पहलुओं के विकास की प्रगति को देखा जाता है तथा अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को जानकर उनका शैक्षणिक उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या प्रस्तावित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अनुभवात्मक अधिगम पर बल। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थियों के सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, कई तरीकों से विद्यार्थियों की नामीकरण और क्रमीकरण। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ, गति, समन्वय, वैकल्य। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मक वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों थर्ड हो जाएगा, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिकथन ये दिया गया है, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए
तर्क आर है, गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, सही विकल्प चुने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के भाग के रूप में देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, आयतन की गणना का सूत्र क्या है? आयतन का गणना सूत्र क्या है? इस प्रश्न के द्वारा शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन कर सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, रटकर याद करना। शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को मूल्यांकन, प्रबोधन, योजना निर्माण आदि के माध्यम से सुसाध्य कर सकता है, किंतु रटकर याद रखना अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करने में अक्षम होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, पारस्परिक और सक्रिय। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम पारस्परिक और सक्रिय प्रकार से निर्दिष्ट करता है। मनोविज्ञान में संरचनावादी दृष्टिकोण की अवधारणा का विकास विल्हेम वुंट के शिष्य ईबी टिचेनर द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल में बाधा डाल सकता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो होगा थर्ड होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गया है। सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभव में निहित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित है के संदर्भ में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, असफल होने का डर। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान असफल होने के भय पर केंद्रित रहता है, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, आंतरिक नियंत्रणीय, यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, और ये जो प्रश्न पत्र आपका है 6 जनवरी 2022 का है। इस प्रश्न पत्र के भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यह एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य आपको बताना है दोस्तों। तो बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संरचनावादी संरचना में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और उससे अधिक, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अवलोकन अधिगम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष मानी जाती है। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था की संज्ञा भी दी जा सकती है। पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतःदर्शी अवधि। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ प्रदान करना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका बच्चों के चिंतन को आलंबन पाठ स्कैफोल्डिंग प्रदान करना है, ताकि वह अधिगम के उस वर्तमान स्तर तक पहुंच सके जहां वह बिना सहयोग के स्वयं समस्या समाधान करने में सक्षम हो। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक सामाजिक अंतःक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास पर विभिन्न सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक व भाषा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा यह प्रक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। जेंडर स्कीमा सिद्धांत की व्याख्या सिद्धांत के अनुसार बच्चे जेंडर भूमिकाएं सीखते हैं। जेंडर स्कीमा सिद्धांत एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इसे विकसित करने का श्रेय मनोवैज्ञानिक सैंड्रा वेम को दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, मानस मंथन करना। मानस मंथन करना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। विद्यार्थियों को इस प्रकार की गतिविधियां क्रियाकलाप करने के अवसर प्रदान करने चाहिए
जिससे विद्यार्थियों को सोचने, तथ्यों में विश्लेषण करने व तर्क करने के आधार पर आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में सहायता प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं है होता है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, जानकारी का धीमा अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, समावेशन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समावेशन सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें दुरुस्त करने के लिए को बदलना चाहिए। तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अधिगमकर्ता तंत्र प्रणाली। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें अधिगमकर्ता को सही करने के लिए तंत्र प्रणाली को बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने कि किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रतियों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, गुणज वैकल्य हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगत वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा दोस्तों, अगम्य आधारभूत संरचना। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, वे अपनी दिखावट व्यक्तिगत या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, अब अभिकथन ए दिया गया, एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कारण आर है, अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर संयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और जिसके फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर संयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में का विकास करने में मदद मिलेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, प्रकार्यात्मक आबद्धता। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। समस्या समाधान में प्रकार्यात्मक आबद्धता एक अवरोधक है। समस्या समाधान में साधन, लक्ष्य, विश्लेषण, पश्वगामी कार्यकारी युक्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है,
अभिकथन ए दिया गया है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। तर्क आर है, अधिगम में संवेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अधिगम में संवेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए अर्थपूर्ण अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे यह समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें महत्व दिया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि कथन ए और आर सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कठोर पाठ्यचर्या। कठोर पाठ्यचर्या विद्यालय में बच्चों की सफलता में बाधा उत्पन्न करती है, जबकि रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, लचीली समय सारणी बच्चों की सफलता में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कठोर पाठ्यचर्या। तो दोस्तों ये रहे आपके 60 प्रश्न सीडीपी के, आपने इस क्लास में सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।